शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि सोपोर के ओवरऑल इश्यूज, क्योंकि सोपोर में जो डेवलपमेंटल इश्यूज है एकदम से हॉल्ट पे आ गई। जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुत ही जिसका हर जगह चर्चा हो रहा था, क्लॉक टावर है या फाउंटेन्स है, वो एकदम से हॉल्ट पे आ गया। और पिछले 10 महीनों में कोई डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है, चाहे वो ड्रेन्स का हो, स्ट्रीट लाइट्स को लेके हो और बाकी चीजें हो। और इन्हीं मुद्दों पे मैं बात करना चाह रही थी आपसे, इस वजह से मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैडम, जैसे कि आपने कहा है पिछले 10 माह से अगर हम कस्बे सोपोर की बात करेंगे यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्या इस हवाले से आपने सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर एडीसी साहब से इस हवाले से बात क्यों नहीं की है? क्या वजह है, क्यों यहाँ पे कामकाज को रोका जा रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत आपका ये सवाल पूछने का। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो टाइम टू टाइम हमारे पास सीईओज नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल है यहाँ पे सीईओ का पोस्ट है। पहले हमारे पास एडिशनल चार्जेस समीर साहब के पास थे। फिर आपको पता है कि जो 29 मार्च का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद 2 महीने काउंसिल बिल्कुल ठप हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो एडिशनल चार्जेस हमारे एडीसी साहब को दिए गए, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर बिजी है और वो काउंसिल को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसमें जो आज तक हमने लगभग 30 के करीब मीटिंग्स की है, जो उनमें इश्यूज डिस्कस हुए, हर एक इश्यू सोपोर का डिस्कस हुआ, उनके रेजोल्यूशंस भी पास हुए, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते हैं काउंसिल को। तो इससे पहले भी आपने एक प्रोटेस्ट किया है इकबाल मार्केट सोपोर में, उस वक्त आपके साथ लोग शाना बशाना चल रहे थे क्योंकि उनकी बहुत सारी डिमांड है। क्या वजह है, क्यों गवर्नमेंट को यूं नहीं दिखता कि यहाँ पे ईओ साहब को तैनात करने की जरूरत है? या अगर हम आरएंडबी महकमे की बात करेंगे वो भी काम नहीं कर रहा है, या बहुत सारे इदारे अगर हम कस्बे सोपोर में देखेंगे वो कामकाज क्यों नहीं कर रहे? इस हवाले से आपने अहदेदारान से बात की है? मैंने हर कोई दरवाजा, चाहे वो डीसी साहब का हो, चाहे वो एडीसी साहब का हो, चाहे वो एज ए एडीसी ऑब्लिक सीईओ का हो, हर जगह अगर आप उनसे पूछेंगे तो मैंने हर एक दरवाजा खटखटाया है। आप मिनट्स देख सकते हैं कि मैंने सोपोर का हर एक इश्यू रेज किया हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोपोर को क्यों एक ऐसी जगह समझा जाता है कि जहां पे लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जहां के लोग उनको लगता है कि सोए हुए हैं। मैम, हाल ही में यहाँ पे एक ड्राइव तो ये बताऊंगी कि वो ड्राइव बिल्कुल मुझे लगता है कि इलीगल ड्राइव थी। ऐसे कोई ड्राइव नहीं होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए चेयरपर्सन उनको पहले मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारी मीटिंग हुई फ्राइडे को एसएचओ सोपोर के साथ और इनके एडीसी साहब के रिप्रेजेंटेटिव साथ थे, जावेद साहब, एआरटीओ को भी हमने दावत दी थी मगर वो थोड़े से मसरूफ थे। बाकायदा मीटिंग नोटिस सर्व हुई थी और हम बस स्टैंड में भी गए, वहां पे भी इश्यू हुए। फिर हमारे ऑफिस में बाकायदा स्ट्रीट वेंडर्स और ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें एसएचओ सोपोर ने कहा कि हम एक रोड मैप लेके आएंगे। और आनन फानन में मंडे को एक तहस नहस तरीके से बेदर्दी से उनका सामान लिया जाता है, फिर उसको कीचड़ में फेंका जाता है और रेड क्रॉस के नाम पे फिर उनको 500, 1000 और 2000 रुपए लिए जाते हैं। मैं डीसी साहब से अपील करती हूं कि इस मैटर को प्लीज सीरियसली ले ले, क्योंकि पिछली 6-7 मीटिंग्स में हमने सिर्फ ये इशू उठाया है कि हमें स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करना है, हमें 5-6 प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है और इनको रिहेबिलिटेट करना है। और इसके लिए वो वादा बंद है, क्योंकि अगर आप सब जानते होंगे कि पीएम मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, स्वीनिधि स्कीम लॉन्च की है कि जिसमें हमें स्ट्रीट वेंडर्स को न सिर्फ लोन देना है बल्कि उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। इसमें बाकायदा पार्लियामेंट में एक एक्ट भी पास हुआ है। तो हम इनको ऐसे बेदर्दी से कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए डीसी साहब को, डायरेक्टर यूएलबी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या गवर्नर को इनको आंसरेबल बनाना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। आपका कहना है कि जो एडीसी साहब से पूछे, सीईओ साहब से पूछे कि विदाउट टेकिंग काउंसिल, नॉट ओनली मी, द होल काउंसिल इन कॉन्फिडेंस, वो कैसे ये ड्राइव कर सकते हैं? इससे पहले आपने एक मीटिंग की थी जिसमें आपने ये कहा था कि हम इनको अकोमोडेट करेंगे। मीटिंग के फौरन बाद ही आप लोगों ने ड्राइव किया है, जिसमें जो लोगों का सामान था वो कीचड़ में फेंक दिया, फिर हाथों में रेड क्रॉस थमा दिया। तो उसमें भी एक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल बाकायदा एक्शन। अगर मीटिंग हुई इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, एक रोड मैप के लिए, तो मीटिंग का बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्यों? ये तो पूछना चाहिए उनसे। एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि हाउसिंग फॉर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 5-6 माह से इसी जॉब पे लगी हुई हूँ कि उनको जल्द अज जल्द ये पैसा मिल जाए, लेकिन
मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से देरी हो रही है, जबकि सारा ब्लेम मुझ पे डाला गया है कि मैं उनका पैसा रोक रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास 4.5 करोड़ रुपया है कि हर एक को बेनिफिशियरी को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन इसमें सारे बेनिफिशरीज अकोमोडेट नहीं होंगे, ये भी मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि अगर हम एक एक इंस्टॉलमेंट भी हर एक बेनिफिशरी को देते हैं तो हमारे पास 9 करोड़ रुपया होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी 4.5 करोड़ रुपया आए हैं। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट जो हमारे केसेस है, वेरीफाइड केसेस है, वो 2150 है। इसका मतलब हम कम से कम 1000 लोगों को एक एक इंस्टॉलमेंट रिलीज कर सकते हैं। तो कहाँ पे देरी है ये ईओ साहब को देखना चाहिए। क्या उनकी जियो टैगिंग हुई है, किस सेक्शन का ये फॉल्ट है हमारे ऑफिस से। आपको मैं रोक रहा हूँ कि जैसे कि आप खुद कह रही है कि जिनकी जियो टैगिंग हुई है, जो वेरीफाइड है, उनको देने की ये पैसा उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन यही मैं कह रही हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारे पास 4.5 करोड़ है रुपया, तो एट लीस्ट हम 1000 से 1100 लोगों को उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। तो 278 का लिस्ट बनाने का क्या मकसद है? और आपने उसमें मेरा सवाल है कि सिर्फ 278 का लिस्ट क्यों बनाया गया? तो आपने उस वक्त ये भी कहा था कि जो ईओ ऑफिस वालों ने आपको लिस्ट दिया थमाया था, 3250 का बना था। जो इन्होंने रिवेरीफाई करके लिस्ट बनाया था वो हमारे पास वो आपको नहीं दिया 2150, वो कल तक मेरे पास नहीं था। आपने डिमांड भी की थी इससे पहले वो लिस्ट। नॉट ओनली मैंने डिमांड की थी, मैंने ये भी उनको कहा था कि हर एक काउंसलर के पास वार्ड वाइज लिस्ट, उनके वार्ड का कि किस किस बेनिफिशियरी को ये बेनिफिट मिल रहा है, उनके पास लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एक डायरेक्शंस थी कि आपका अगर कोई डबलिंग में आया है या जैसे हमारा टारगेट 3250 है, तो हम और लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं जो इस स्कीम में नहीं आए हैं, या उनका कोई लैंड इश्यू था, या आधार कार्ड नहीं था, या अकाउंट नंबर था, तब वो इस स्कीम में नहीं आए, तो उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। जो आपने परसों का हाल देखा, क्या आपको लग रहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है? जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया गया, वो सब मीडिया भाई हजरात को सब पता है कि कैसे बिहेव किया गया, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी या पुलिस थी या बाकी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, उनका हमारे साथ क्या रवैया रहा उस वक्त। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जो मेरा काउंसलर्स का डिसीजन होगा, जो सोपोर की आवाम का डिसीजन होगा, हमारा भी वही डिसीजन होगा। मैम बहुत टाइम से जैसा कि आप जानते हैं कि एडीसी साहब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, उनके पास रजिस्ट्रेशन के भी चार्जेस है, बाकी मामला भी होते हैं, बहुत बड़ा एरिया है सोपोर, कोई छोटा मोटा टाउन नहीं है। पहले 11 तहसीलों में सबसे पुराना स्टेटस इसका तहसील का रहा है। एक वक्त में सोपोर को वजारत का भी स्टेटस था। तो ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट बात है कि सोपोर जैसे हसास इलाके में यहाँ पे ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट को एडिशनल चार्ज है, बहुत अदर डिपार्टमेंट्स भी है। जैसे हमारे पास पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी एडिशनल चार्जेस थे, हमारे बीएमओ साहब के पास भी एडिशनल चार्जेस थे। तो ये हमारे साथ बदकिस्मती की बात है कि सोपोर में जो बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है, तो उनमें जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ईओ साहब कब आएंगे, मेरा जो काम था, जहां जो दरवाजा मुझे खटखटाना था, जहां पे मुझे लिखना था, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चाहे वो हमारी डायरेक्टर मैम है, चाहे वो हमारे डीसी साहब है, सबकी नोटिस में मैंने ये लाया है कि हमें एक फुल टाइम सीईओ सोपोर के लिए चाहिए।